ये चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल रहे हैं। मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए। और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। आज भी ये लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है इस चीज के अंदर। इस पे मैं समझता हूं आप जरूर गौर करेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से होमगार्ड के जवान हैं, 12 महीने की डिमांड कर रहे हैं काम की। आज इस महंगाई के युग में हमें उनको, मैं समझता हूं 12 महीने उनको काम देना चाहिए, और उनका ESI PF भी अपने को उनका काटना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। रिक्को के अंदर आप कई विभागों के अंदर एमनेस्टी लेके आ गए, लेकिन रिक्को में नहीं आई। आप देखना, इसमें अगर कोई सुधार आप कर सकें तो मैं समझता हूं इसमें भी आप लोगों को, आम जनता को इस चीज का फायदा मिलेगा। अब मैं आता हूं आपके माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही उस पे। आपने कहा कि आपके राज्य के 88,000 टैबलेट हमने बांटे थे। अच्छी बात है, क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे, लेकिन बांट नहीं पाए। आप लोगों ने बांट दिए, बहुत अच्छा, आपने बांट दिए। लेकिन हमने जब महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्टफोन तो हमने बांट दिए थे। आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जो बट रहे थे उन पे आपने रोक लगा दी। 1,40,00,000 महिलाओं को फोन मिलने थे, लेकिन आपने रोक लगा दी। वो महिलाओं के लिए 3 साल के इंटरनेट के साथ उस चीज को हमने दिया था। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के IT मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर GDP में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमने ये बांटे। तो ये बात आपके समझ से बाहर है, मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाए। ये आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2,000 2,500 दे रहे हैं, तो भाई राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे? यहां भी मातृशक्ति को आप दीजिए ना, उनकी मदद कीजिए। तो जरूरी है कि भाई चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे, या तो ये प्लान है आप लोगों का। अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिए। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिए। एक आंकड़ा क्राइम का था, वो जरूर मैं अपहरण बोल गया था, बलात्कार की जगह वो आंकड़े दे दिए। तो इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर कोई गलती नहीं है, ये आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 24-25 में 38,288 करोड़ कर दिया। पर आपने सच जो छिपाया है ना, वो मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रखा था, और उस पर आप 13% कम खर्च कर पाए हैं। तो अपनी जो कमी है उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38,288 करोड़ ही हुआ है। ये आपकी कमी है, इसके अंदर आप बढ़ाई नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 23-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 38,061 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 4 महीना आपकी सरकार, 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34,844 करोड़ रुपए हमने व्यय किए। यानी हमारी सरकार के 7 महीने और आपके 15 महीने में केवल 4,000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके 1.25 साल का सुशासन। अब GDP पे आ जाइए आप। आपने कहा कि जो कर्ज बढ़ रहा है, इसके जो आंकड़े हैं उसको आपने
छुपाने की कोशिश की। मैं उजागर करता हूं उनको। आपने 24-25 के लिए अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज एस्टीमेट में यह बढ़कर 37.65% निकल कर आ गया, यानी कि एफआरबीएम की कर्ज लिमिट 38.2 तक आप पहुंच गए। ये लास्ट, इससे आगे गए तो पेनल्टी लगेगी आपको। आपने अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 36.5% का कर्ज होने जा रहा है। जैसे पिछली बार आपने अनुमान से लगभग 2% ज्यादा कर्ज के रेशियो पे आप पहुंचे थे, वैसे ही अगर आप गणना करेंगे तो आप 38.5 की लिमिट को पार कर जाएंगे। और आप इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि आपकी सरकार ने 2 साल में ही 1.56 लाख करोड़ का बजट जो कर्ज है वो आप लेने जा रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा आप उसके सर पे मांड के जा रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। आपने डबल इंजन की ताकत की बात बताता हूं कि 25-26 में 85,716 करोड़ का हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा, जो कि 23-24 से 17,653 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन यही अनुमान तो आपने पिछली बार भी बताया था, तो उसमें तो 2,000 करोड़ रुपए आप लोगों को कम मिले। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नए फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है कि केंद्र सरकार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करे। अगर वो सिफारिश लागू हो गई ना तो राजस्थान का हिस्सा भी 1% और कम हो जाएगा, जो पहले ही कम मिल रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा। स्टेट जीडीपी की जो बात कर रहे हो आप कि 24-25 के बजट की तुलना में 65,695 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पर आपने ये छिपा लिया कि पिछली बार बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसका क्या हुआ? वहां तक पहुंची ही नहीं। 17,04,000 करोड़ ही पहुंची, 77,000 करोड़ रुपए कम रही। और आपके टारगेट से आपकी स्टेट जीडीपी 4% कम है। तो कहां ले जाओगे इस राजस्थान को? डबल इंजन कब काम आएगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो बात। अब राजस्व और राजकोषीय घाटा आप देख लीजिए। 24-25 के लिए राजस्व घाटा 4.1% रहा, जो एफआरबीएम की अनुमत सीमा में है। पर आपने ये नहीं बताया कि 24-25 के लिए स्टेट जीडीपी के राजस्व घाटे का अनुमान 3.9% लगाया है, जो कि 4.1% हो गया था मुख्यमंत्री जी। अभी आपने पिछले बजट में 25,758 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया, पर आपने इसे 31,939 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यानी घाटे राजस्व घाटा आपके अनुमान से 24% ज्यादा जाएगा। आपने कहा राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में है, तो यह भी 70,000 करोड़ से बढ़कर 84,643 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। आपका राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी के रेशियो में 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया, जो आपने जो अनुमान लगाए ना उन सबसे ज्यादा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। गृह राज्य मंत्री जवाब दे रहे थे कि एफआईआर हमारे समय में कम हुई। मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले भी एक साथी ने एक शेर यहां पे पढ़ा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है कि आपके कांस्टेबल दलित महिला से बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही आसानी से। आप बताइए, आपने उस एसएचओ पे क्या कार्रवाई की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े आपके अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई है। जो नियम हमारी सरकार ने बनाया था
कि महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करेंगे, उसका ये नतीजा हो रहा, तो इसलिए एफआईआर दर्ज कम हो रही है। गृह राज्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्ज नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी। और आपके पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की कुल संख्या 1,43,523 है, जो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए। यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को तो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए, जो गंभीर जिन पे आरोप लग रहे हैं, और आप पीठ थपथपा रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सरकार में 2024 के अंदर महिला अपराध के 37,700 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, यानी कि रोजाना 103 महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सेम की बात है ये, क्योंकि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लेकर, भाषण देकर जीत के आ गए, और अब वो बोर्ड हटा दिए, उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। ये बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, रोज 4 हत्याएं भी हो रही हैं, ये भी ध्यान रखना आप प्रदेश में। हाँ, इसी प्रकार से अपहरण के 10,629 मुकदमे 2024 के अंदर दर्ज हुए, यानी कि हर 1 घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है। संसदीय मंत्री महोदय, हर 1 घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण राजस्थान के अंदर हो रहा है, मुझे बताओ। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और 1 साल के अंदर 7339 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें से 84% बच्चियां हैं। 501 बच्चे तो अब भी लापता हैं, जिसमें 451 बच्चियां हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन बच्चियों को कौन ढूंढ के लेके आएगा? लेकिन वो नहीं ढूंढना है, आईफा चल रहा है राजस्थान के अंदर। 22 की तुलना में 24 में दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले 18.75% बढ़े। 22 की तुलना में 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 10.12% बढ़े, और 2024 के अंदर दुष्कर्म के साथ हत्या के 26.32% मामलों में अभी भी जांच पेंडिंग चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कब करोगे आप जांच? 11% से अधिक तो पोस्को के मामले आपके पेंडिंग है, जिसमें जांच नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और SC ST के 18% मामले पेंडिंग हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ब्याज माफिया से लोग परेशान होके आत्महत्या कर रहे हैं, ये स्थिति है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। वो जवाब देंगे। क्या हुआ? अब अपना टाइम हो रहा है, आपको बोलो। आज बैठे नहीं बोला। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे युवाओं के लिए भी कहना आपके नेता को नहीं बोलने दे रहे हो कि युवा किस ओर जा रहा है। क्यों? युवा इस देश की शक्ति है, ताकत है, इस देश का भविष्य है युवा। लेकिन युवा को हम किस ओर लेके जा रहे हैं? युवा के बारे में हमारा प्लान क्या है? मुझे बड़ा दुख हुआ मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी मीटिंग ली थी क्राइम को लेकर, और आपने ये कहा कि हमारे यहां से शराब तस्करी होकर गुजरात जा रही है। आपने खुद कहा, इसका मतलब क्या है? गुजरात में तो शराब बंद है ना, वहां शराब बिक रही है, और यहां आपके नीचे शराब की तस्करी हो रही है। इस शब्दों के मायने ये है, मैं कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अंदर 65% से ज्यादा युवा हैं, और प्रदेश की तकदीर वो युवा बदल सकते हैं। लेकिन आज किस दिशा के अंदर है? युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। हालत ये हो गई है कि गली गली मोहल्ले के अंदर एक एक ठेली के ऊपर आपको नशा उपलब्ध है, नशा मिल सकता है। एक एक लोग जानते हैं, एक एक पुलिस का अधिकारी जानता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हम लोग नहीं करना चाहते। क्या जयपुर के अंदर रात को कल कितने बजे तक खुल रहे हैं, कितने बजे तक हुक्का बार चल रही हैं, आपको पता नहीं है? प्रदेश की राजधानी के अंदर इस प्रकार का हो रहा है, तो हम दूसरे को क्या सीख देंगे? ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं। आज देश के अंदर अलग अलग प्रकार के माफिया, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, और कहीं नशा माफिया, ये लोग पनप गए हैं। ये तो आप देख लीजिए 1.5 साल के अंदर किसने बन पाए। इनको वो बन पा रहे हैं जिनको मेरी बात पे ऐतराज है, ये बात मैं कहना चाहूंगा।
लगातार जो है अरे प्रश्न उत्तर नहीं है। सारे जो गुजरात के गांधीनगर में नो 74 लाख की सरकार शराब पकड़ी गई, वो राजस्थान से गई थी। यानी तस्करों के साथ मिलके जो अभियान राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है, ये इन युवाओं को उन्माद, सांप्रदायिकता, अभद्रता, नशा, अपराध, इन सब चीजों की ओर धकेल के इन युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं कर रहा। इस राजस्थान का आने वाले समय में ऐसा इतिहास हो जाएगा कि जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वतन की फिक्र ना कर, जो जिस प्रकार से आप लोगों का माहौल है ना, कि वतन की फिक्र ना कर, नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हमें संभलने की जरूरत है। हम नहीं संभलेंगे तो जिस प्रकार से पंजाब के जो हालात हो रहे हैं, वो उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता राजस्थान बनने में देर नहीं लगेगी। आज समय है मुख्यमंत्री जी, हम इसके लिए कदम उठा सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। बैठो। मुझे सदस्य आज ये पारण के अंतिम चरण के अंदर ये विधेयक पहुंच गया है। काफी चर्चा हुई है, इस सदन की भी चर्चा हुई है, इस सदन के इतिहास की भी चर्चा हुई है, लेकिन इस बजट के अंदर सबको कुछ ना कुछ मिला होगा, पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। लेकिन हमें क्या मिला, इस सदन को क्या मिला, इस सदन की जो परंपराएं हैं वो भी आपको मिले, इसकी जो विरासत है उसको क्या मिला। इस पूरे चर्चा के दौरान कई प्रकार की बातें यहां पे हुई सदन के अंदर। मैं पुरानी बातों के अंदर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम आज भैरव सिंह जी शेखावत साहब को याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहां अपनी गौरवशाली परंपराएं छोड़ी। और यही नहीं, उन्होंने हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेता रहे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आसन पे भी नरोत्तम लाल जी जोशी, परशुराम मदेरणा, डॉक्टर सीपी जैसे सख्त लोग भी शासन के अंदर रहे और उन्होंने इसको गरिमामयी बनाने के लिए कई ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए। लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं? ये लोकतंत्र का पवित्र सदन है, जहां हमें आगे बढ़ने की, इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की एक ललक जो पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं यहां भैरव सिंह जी शेखावत साहब रहे, उपराष्ट्रपति पद तक वो गए, लेकिन क्या हम लोग उनके साथ रह के भी उनके जीवन से प्रेरणा नहीं ले सके, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल सके? क्या हम हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से करें कि किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा, इस सदन की गरिमा पे आंच आए? ये बात नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन के नेता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से कटुता, द्वेष, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। इस सदन के अंदर कई बार इस प्रकार के क्षण आए हैं, लेकिन हमें सूझबूझता के साथ उस चीज का निर्णय करना चाहिए। हम लोकतंत्र के अंदर जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, वो निभाते निभाते कहीं हम भूल जाते हैं कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार तार की गई,
किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई। मैं बात करना चाहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार के डाल दिया गया, जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गए। उसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा अब्दुल गफ्फार खान जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली दिखा दो तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। आप किस प्रकार से बात करते हो? अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की तो किस प्रकार से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नहीं थी, कह दिया जितना ये पर्याप्त। लड़ाई अब अपन सल्तनत की थी। 5-6 मैं मिनट। सही बता रहा हूं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट हो। हसन खां मेवाती इस राजस्थान के लिए, इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाकिम सूरी शहीद हो गया। और आज जिस हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा उनके पिता हाजी छोटू खान निर्मल हिंदी के कवि थे और 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। यह हमारा इतिहास है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। और हम इस प्रकार की बात करते हैं। ये किसी भी, आज किसी को हम धर्म के नाम पे टारगेट करेंगे तो कल टीकाराम जूली को दलित के नाम पे टारगेट करोगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है कि यहां पे जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं उनको हमेशा पीछे बैठाया है। और ये सदन, पवित्र सदन, इस राजस्थान के अंदर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होके आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपको। माननीय कुंभ की बात आई, ये आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। और मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कुंभ की जो हमारी महान विरासत इस देश की वर्षों वर्षों से चलती हुई आई है, उस कुंभ पे आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपसे खाटू श्याम बाबा का तो मेला नहीं समझ रहा, कुंभ की बात कर रहे हो। 3 दिनों तक वहां पे हड़ताल रही है और आपने, मेरा आपसे ऐतराज है सदन के नेता से कि आप कुंभ गए और आपने सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही ले गए। आपने हमें अपना, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उस दिन भी 2-3 लोग बोले थे कि आप लोग चलो, आप लोग साथ चलो, आपके भी पाप धोयाएंगे। तो मैंने कहा पहले आप अपने धो लो, हमने तो ऐसे पाप किए नहीं है। ये लाखों करोड़ों जो इस देश के लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात मैं कहना चाहूंगा। कुंभ के अंदर भगदड़ मची, दिल्ली के अंदर स्टेशन पे भगदड़ मची। यानी कि आज तक आप बता देना स्पीच में कि कितने लोगों की डेथ हुई, अगर ये आंकड़े। राजस्थान के विषय नहीं है। राजस्थान से ही हवाई जहाज भर के गई है कुंभ में, और आप स्वयं भी गए अध्यक्ष जी, हमें क्यों नहीं लेके गए? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं
कि आप लोगों की जो मंशा है ना वो साफ नहीं है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है मेरे पास कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे कि मेरे लिए जो सेज सजी है वो खराब नहीं हो, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि भले कोई भी मरे पर मेरी इमेज खराब नहीं हो। सुनो मेरे मंत्रियों, सफेद पोश संतरियों, जहां मिले खाली जमीन रोप दो कपास को, कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादर, गली गली में जाकर फिर ढको हर एक लाश को। सवाल करे तो उसे नरक में तब तक रखो जब तक मुझे आप लाजवाब हो। ये आपकी नियत है, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म यह भी है कि भले कोई मरे मेरी मेज खराब ना हो। खरीदो ड्रोन कैमरे, खिंचवाओ मेरी फोटो, दिखाओ उसको न्यूज पे, करो मेरा प्रचार फुल। कहीं दिखे जो दाग तो जबान से ही पोंछ दो, अगर ये ध्यान में रहे जबान पे हो लार फुल, निकाल कर किसी की रीढ़ भीड़ वो बनाओ तुम, वो जुल्म पे हिसाब पर कभी ना इंकलाब हो। ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि मेरी इमेज खराब ना हो गया। जो सत्य हो वही दिखे, ना लाग ना लपेट हो, ना कोई पेड न्यूज हो, न झूठ का प्रचार हो। काट दे जो जुल्म को, जो चीर दे अनर्थ को, पत्रकार की कलम में ऐसी तेज धार हो, सलाख डालकर निकाल कर उछाल दो उसे। किसी की आंख में अगर ये बेहुदा सा ख्वाब हो, ये बादशाह का हुक्म है कि मेरी मेज ना खराब हो। ये बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से एजुकेशन पे हमले बोले जा रहे हैं, एजुकेशन पे जो हमले बोले जा रहे हैं, उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो इंग्लिश मीडियम जो है उनको स्कूलों को हम बंद करेंगे। गरीब का बच्चा पे हो गई बात। नहीं साहब, मेरा टाइम बच रहा है, 5 मिनट इन्होंने खराब करी। 5 जल्दी शुरू कर, 5 मिनट बोल रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यहाँ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है। ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप संविधान